दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क यानी कि अमेरिका में आज वोटों की गिनती चल रही है और वोटों की गिनती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने चुनाव में धांधली की भी आशंका जताई है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से कड़ा मुकाबला करते हुए बिडेन भी जो है डोनाल्ड ट्रंप से फिलहाल रुझानों में आगे चल रहे हैं। दरअसल ये काउंटिंग जारी है और काउंटिंग खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। दरअसल अमेरिका का चुनाव इस बार बेहद अलग इसलिए हो गया था क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम फैसले लिए हैं, उन्हीं फैसलों के आधार पर अमेरिकी जनता वोट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा नीति अमेरिका फर्स्ट की रही, जबकि अगर बिडेन की बात की जाए तो वो एक सेंट्रलिस्ट नेता माने जाते हैं और सभी को साथ लेकर चलने वाले जाने जाते हैं। ऐसे में दुनिया की नज़र है कि आखिर अमेरिकी चुनाव के नतीजे क्या होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव नेगी के साथ निशांत राय, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। राजधानी के अंदर कोरोना भयावह स्थिति की ओर मुड़ रहा है। अगर बात मंगलवार की करें तो मंगलवार को 6,700 से भी ज्यादा जो कोरोना के मामले थे वो सामने आए। इसके अलावा प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। लिहाजा आने वाले समय में कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारों की माने तो जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण है कोरोना के संक्रमण के बढ़ने का। बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में अभी तक कुल 4 लाख से ज्यादा जो मामले हैं वो अब सामने आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात तो ये है कि आखिर किस तरीके से दिल्ली सरकार बढ़ते कोरोना के मामलों पर रोकथाम कर पाती है। वहीं क्योंकि अभी भी जो त्योहार का पूरा सीजन है वो बरकरार है, तो ऐसे में जो लोग हैं आने वाले दिनों में वो क्या इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहेंगे या वो एहतियात बरतेंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली। हवा के तेज प्रवाह के बाद भले ही प्रदूषण के स्तर में थोड़ी सी कमी आई हो, लेकिन दिल्ली NCR की हवा अभी भी खराब श्रेणी में है। अगर बात मंगलवार की करें तो मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 10 बजे से शाम तक 302 से 310 के करीब रहा और आज भी लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 की स्थिति में बना हुआ है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर अगर पीछे देखें तो आज भी सड़कों पर धुंध नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि अभी भी दिल्ली में प्रदूषण बरकरार है, भले ही उसका स्तर थोड़ा सा कम हुआ हो। अगर दूसरी तरफ बात पराली जलाने की घटनाओं की करें तो कल के मुताबिक आज हवा की गुणवत्ता में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10% के करीबन देखने को मिल रही है। वही हरियाणा, पंजाब आदि जगहों पर आज पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा उसका जो स्तर है वो कम हुआ है। लेकिन साफ तौर पर दिल्ली में अभी भी प्रदूषण व्याप्त है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद गुप्ता के साथ केशव मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक करी और बैठक में यह बात सुनिश्चित कराई है, दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भरी मार्केट हैं उनमें खास तौर पे ग्राहकों को और दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य है और यह सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस प्रशासन, लोकल प्रशासन को दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। चाहेंगे कि आप और आगे बढ़कर देखें और आगे बढ़ने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग दुकान पर सामान तो खरीद रहे हैं, लेकिन सामान खरीदने के साथ साथ लापरवाही का आप अंजाम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर दिशा निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी तरीके से जो भारी मार्केट है जहां पर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, अब त्यौहार आने वाले हैं और लोगों की तादाद जो है वो बढ़ेगी, ऐसे में दुकानदार और ख़रीदार भी चेहरे पर मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। अधिकारियों पर यदि भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन अधिकारियों को कतई बख्शने के मूड में नहीं है। अनियमितता और उदासीनता का आरोप लगने के बाद स्वतः रोजगार के 2 उपायुक्त बहराइच और बनारस के दोनों को मुख्यमंत्री ने निलंबित कर दिया है।
इससे अधिकारियों में उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। साफ तौर पर बता दें कि तमाम शिकायतें मुख्यमंत्री के पास भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की आम जनता के लोग आते हैं और अब मुख्यमंत्री सख्त से सख्त कदम उन अधिकारियों के खिलाफ उठा रहे हैं जो थोड़े भी भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पर तमाम आरोप लगते रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था का हो या भ्रष्टाचार का। इससे मुख्यमंत्री अपनी और सरकार की छवि स्वच्छ करने के लिए ये सख्त कदम उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इससे अधिकारी अपनी कार्यप्रणाली में कितना बदलाव लाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जुहैर अहमद के साथ मैं संजीव कपासिया, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए तीनों खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पंजाब सरकार धरने पर है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने सभी विधायकों और सांसदों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां एक तरफ प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं पंजाब के अंदर बैठकों और प्रदर्शनों का दौर जारी है। दिल्ली के अलावा आज पंजाब के चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं किसान भवन के अंदर सभी किसान संगठनों की एक हंगामी बैठक भी लगातार जारी है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कल देश बंद का जो आह्वान किया गया है उसको पूरे तरीके से सफल बनाया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन उग्राह ग्रुप ने कहा है कि उनका प्रदर्शन रेलवे ट्रैक पर नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट बिजली प्लांट पंजाब के अंदर स्थापित किए गए हैं उनके बाहर वो प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं और वो कभी भी अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। किसानों ने ये साफ कर दिया कि अगर केंद्र सरकार बैकफुट पर नहीं आई और पंजाब पर और पाबंदियां लगाई गई तो आने वाले समय के अंदर उनका प्रदर्शन केंद्र के खिलाफ और भी तीखा किया जाएगा। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा का मानसून सत्र इस बार 5 नवंबर से शुरुआत होने वाली है। पहले दिन जो शुरुआत होगी वो 2 बजे से लेकर शाम तक चलेगी, तो वहीं अगले दिन यह सुबह 10 बजे से शुरुआत होगी। तो वहीं कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे इस बार जो विधानसभा के सत्र में विपक्ष भी उठाना चाहता है, तो सरकार उनके जवाब देने के लिए भी रणनीति बना रही है। साथ ही इस बार विधानसभा के इस सत्र में निकिता हत्याकांड का मामला भी जोर शोर से गूंजने वाला है। तो वहीं गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसी के आधार पर इस बार भी सत्र की शुरुआत होगी। कोविड-19 के तहत सभी को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके ही सत्र की शुरुआत का मौका दिया जाएगा। तो वहीं इस दौरान प्रश्नकाल में पूछे जाने सवालों के लेकर भी सभी सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सरकार पूरी तैयार है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने का पूरा मन बना चुका है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज, फरीदाबाद। आज शाम तक DDC चुनावों की अधिसूचना की घोषणा हो सकती है और ये भी आपको बताते चलें कि 8 से 9 चरणों में ये चुनाव कराए जा सकेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो कई बार इन चुनावों को रद्द कर दिया गया क्योंकि आतंकी गतिविधियां ज्यादातर पनपती हुई दिख रही थी। और उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम आज की बात करें तो आज शाम तक अधिसूचना जारी हो सकती है और BDC जो चुनाव है वो करवाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से माहौल इस वक्त बना हुआ है, ज्यादातर जो पद रिक्त हैं उन्हें भरना बहुत जरूरी था। यानी कि 2018 में जिस तरह से चुनाव हुए थे, ये पूरा आंकड़ा हम आपके साथ आज साझा कर रहे हैं कि कितने कितने पद कहां पर रिक्त पड़े हुए हैं जिन पर आज भी चुनाव होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए भी ये चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। अब देखना यह है कि किस तरह से भाग इसमें लोग लेते हैं, यानी कि नुमाइंदे किस तरह से उतरते हैं और बाद में विकास की राह पर जम्मू कश्मीर किस तरह से चलेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आशा सरमाल, जम्मू। ईस्टर्न लद्दाख में पिछले कई महीनों से कशीदगी जारी है, वहीं दूसरी जानिब टॉक्स भी जारी है डीएस्केलेशन के लिए, टेंशन को ईज करने के लिए। 7 राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर मीटिंग मुकम्मल हो चुकी है, इसके बाद भी कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और अब ये खबर आ रही है कि 6 नवंबर को एक बार फिर 8th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर मीटिंग लद्दाख के ईस्टर्न में चाइना और हिंदुस्तान के बीच होने जा रहे हैं। उस वक्त हमारी तरफ से पहले से ही जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं कि स्टेटस क्यू जो है अप्रैल की स्थिति को वापस किया जाए, और साथ ही साथ जिस तरह से चाइना ने इंट्रूजन करने की कोशिश की है और चाइना को वापस जाने की ज़रूरत है, डीएस्केलेशन करने की ज़रूरत है, उस पे हमारी पॉइंट जो है पहले से था और अभी भी है। और अब हार्श क्लाइमेट कंडीशन ईस्टर्न लद्दाख में, बॉर्डर एरियाज़ में हार्श क्लाइमेट कंडीशन है। इसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह की जो है कंक्लूजन, किस तरह की
आउटपुट आ जाता है, ये देखने वाली अहम बात है। लद्दाख से मोहम्मद साक, जग 24/7। मालाबार में इस वक्त युद्धाभ्यास चल रहा है और जो युद्धाभ्यास चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं चीन में खलबली सी मची हुई है, क्योंकि मालाबार में जो युद्धाभ्यास चल रहा है उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त भी लगातार युद्धाभ्यास जारी है। क्योंकि साउथ चाइना सी की अगर बात करें तो साउथ चाइना सी में जो चीन ने हिमाकत करने की कोशिश की है, जो हलचल साउथ चाइना सी के अंदर हम देख रहे हैं, अमेरिका अब उसका पूरी तरीके से जवाब देना चाहता है जब साउथ चाइना सी की बात आती है। और यही वजह है कि जब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरफ से युद्धाभ्यास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीन के लिए आफत बन सकता है आगे आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बोओगे वही पाओगे। और ये मुहावरा चीन पर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि चीन जो हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है, विस्तारवादी नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है, अब दुनिया के तमाम बड़े देश उसको जवाब देना चाहते हैं। के लिए आज गौरव की बात यह है कि रफाल जो लड़ाकू विमान है भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। फ्रांस से उसकी दूसरी डिलीवरी जो कि आज यहाँ गुजरात से होके अंबाला जाएंगे, यानी कि उसका यहाँ पे पड़ाव होगा अंबाला जाने से पहले जामनगर में वो रुकेंगे। वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की है और यह जानकारी दी है। इसी दौरान बता दें कि गुजरात के लिए बहुत ही गौरव वाली बात है कि लड़ाकू विमान फ्रांस से आए हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे। एक दिन का होल्ड करने के बाद में वो अंबाला के लिए उड़ेंगे। बताया जा रहा है कि इसकी वजह से अंबाला, जिस तरीके से फ्रांस से ये लड़ाकू विमान रफाल आ रहे हैं, तो इससे वायुसेना की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिस तरीके से आज चीन और भारत के बीच में तनाव देखा जा रहा है, तो इसी के बीच में ये लड़ाकू विमान जो कि अंबाला से होके वहाँ पर भी भेजे जा सकते हैं, तो इससे वायुसेना की ताकत बिल्कुल बढ़ जाएगी। मैं कैमरामैन वसीम मलिक के साथ में महिपाल सिंह राठौड़, JK 24/7 न्यूज़, गुजरात। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आज मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है 2018 का जो मामला है, सुसाइड मामले में जिस तरीके से कथित तौर पर उन पर FIR दर्ज की गई थी, उसी को लेकर के आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी और उनके दो साथीदार, जिन्होंने 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिजाइनर को 5 करोड़ के ऊपर की जो राशि है वो ना देने की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली थी और सुसाइड नोट पीछे छोड़ा था, जिसको लेकर के आज अर्नब गोस्वामी और उनके दो साथियों की गिरफ्तारी हुई है। जर्नलिस्ट कयूम के साथ में हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। कोविड के कहर से उत्तराखंड पर्यटन की कमर टूट चुकी है। सरकार का पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड में राजस्व का सबसे बड़ा सोर्स यानी पर्यटन को पटरी पर लाया जाए। इसके कवायद के तहत सरकार उत्तराखंड के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पे उत्तराखंड पर्यटन को फिर से पटरी पे लाने की और पूरे देश दुनिया में यहाँ के पर्यटन को सुरक्षित होने का संदेश देने की कवायद करती नजर आएगी। यह प्रयास है कि देश दुनिया के पर्यटकों को इस बात की आश्वस्ति दी जा सके कि उत्तराखंड का पर्यटन बहुत सुरक्षित है बावजूद कोविड-19 के कहर के। तो आगामी दिनों में सरकार के इस प्रयास को देखा जा सकता है और सरकार पूरी उम्मीद कर रही है कि इससे देश दुनिया के पर्यटकों का उत्तराखंड में आने का क्रम एक बार पुनः से शुरू होगा। कैमरामैन संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय बिहार दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। बिहार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, जिस तरीके से ज़्यादा देर तक तावे पे रोटी रखने पर रोटी जल जाती है, उसी तरीके से अब बिहार की जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि पलटना तय है। लगातार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट के माध्यम से और कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर कर नीतीश के ऊपर में लगातार तंज कस रहे हैं। आपको बता दें कि कई सभाओं के साथ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है बिहार में धुआंधार जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के महागठबंधन के लिए वो प्रचार कर रहे हैं और लगातार भाजपा पर तंज कस रहे हैं। कैमरामैन किशन साहू के साथ शंभू राही, JK 24 न्यूज़, रायपुर।